मैं फैशन डिज़ाइनर ही बनना चाहती हूँ। मैं भी फैशन डिज़ाइनर ही बनना चाहती हूँ। मुझे स्टिचिंग पसंद और हमारा समाज सोचता है कि बेटा रिक्वायर्ड होता है हर चीज़ के लिए, तो क्या आपको कभी लगा नहीं कि बेटा इम्पॉर्टेंट होता है? देखिए, मैं समाज में ये नहीं कहूँगी कि बेटा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। डेफिनेटली बेटा इम्पॉर्टेंट है। समाज सोसाइटी का प्रेशर तो होता ही है एक बेटे के लिए। इस तरीके से मेरे मदर इन लॉ की तरह लोगों को भी सोच बदलने की ज़रूरत है। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया तो मैं इस सोच से निकल पाई, वरना प्रेशर तो हर लड़की अपने ऊपर ये ले लेती है कि यार लड़का नहीं हुआ तो सोसाइटी क्या कहेगी। छोड़ना तोड़ना कोई भी चीज़ बहुत आसान है, उसको निभाना संभालना बहुत मुश्किल है। ये बेटों की रिक्वायरमेंट अपनी जगह है, बट फुलफ़िल हो जाती है लड़कियों से। जो शिप्रा दी के पास जो कलेक्शन है, आई थिंक मैं मेरे फ्रेंड्स के लिए भी यहाँ से ले जाती हूँ। या सलवार सूट या कुछ भी मुझे स्टिच करवाना हो, दीदी इज़ फॉर मी वन स्टॉप शॉप, जहाँ शॉपिंग होती है, जहाँ स्टिचिंग होती है, जहाँ फिटिंग होती है। थैंक यू। हेलो, नमस्ते। मैं हूं सोनल त्रिवेदी। जयवर्धन न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा सेकंड एपिसोड है। सेकंड फ्लाइंग वीमेन शिप्रा जी जैन, जो जीके क्रिएशन बुटीक चलाती हैं और वो कालिंदी विहार में स्थित है, कांकरोली, राजसमंद में। नमस्ते शिप्रा जी, आपका जयवर्धन न्यूज़ में स्वागत है। हम आपकी बुटीक के बारे में जानना चाहते हैं कि आपने इस बुटीक को लेके क्या सोचा था, आपके बचपन में क्या सपने रहे, आप ज़रा सा आपका परिचय दें। शिप्रा जैन, जैसे आप जानते हो, मेरा नाम है। एंड बेसिकली मैं बनारस की हूँ। ये मेरा इन लॉज़ यहाँ पे हैं, मेरे हस्बैंड यहाँ पे हैं, मार्बल का वर्क करते हैं। बचपन से ये था ड्रीम कि मुझे फ़ैशन डिज़ाइनर बनना है। एंड थोड़ा सा मेहनत करने के बाद फ़ैशन डिज़ाइनिंग बन गई। एंड इट विल टेक अ टाइम। और आज 5 साल हो गए मुझे ये बुटीक रन करते हुए। एंड नाउ आई एम वेरी हैप्पी। जी, आपने ये सब कहाँ से सीखा? मैंने NIFD से फ़ैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रखा है, बनारस से। वहाँ पे काफ़ी शोज़ किए हुए हैं। अच्छा वर्किंग एक्सपीरियंस लिया था बनारस में ही। अच्छा, तो अब जनरली महिलाओं को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। एक नया सेटअप, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, हमारी सिचुएशंस होती हैं, परिस्थिति होती है, उनको फेस ऑफ करने के लिए हमारे में क्या क्या, हम किस तरह से उनको कर सकते हैं? अब कोई भी काम स्टार्ट करो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हो, चाहे मैन हो चाहे वुमेन्स हो। आपके अंदर एक इनर फीलिंग होती है जिसके थ्रू आप कोई भी काम, कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हो। जब तक वो अंदर स्पिरिट नहीं है, इट इज़ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड कि आप कोई अचीव कर सको। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, सच एज अ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। मुझे मेरे जीवन में बहुत अच्छे लोग मिले। मतलब मैं कहती हूँ, मेरे पास 5 माएँ हैं। एक अम्बे माँ, एक मेरी गुरु माँ है, एक मदर जिन्होंने मुझे बॉर्न दिया, एक मेरी सिस्टर मतलब मासी हैं वो, और एक मेरी सिस्टर। तो वो सब ने मुझे इतना पैम्पर किया है कि उनके साथ चीज़ें बहुत इजी होती गई। मैं मदर इन लॉ का नाम इसलिए इसमें नहीं ले रही हूँ क्योंकि जो बेस होता है वो उन्होंने स्टार्ट किया। बात का सारा सपोर्ट तो मदर इन लॉ के बिना पॉसिबल ही नहीं था। तो सिचुएशन नेचुरली कुछ डिस्टर्ब थी, बट लोग मुझे मेरे जीवन में बहुत अच्छे मिले। जैसा कि बिज़नेस में रिस्क के बिना कुछ नहीं होता है, तो आप बताएं कि आपने इसकी शुरुआत कैसे की? जो जैसे सोनल, आप जानते हो कि मैं एक जैन फैमिली में बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे फाइनेंशियली कोई इश्यूज़ नहीं होते हैं। मतलब आई डोंट नीड कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए या मुझे नीड है इसलिए मैं ये कर रही हूँ, बट वो बचपन का पैशन था। तो 5 इयर्स 6 इयर्स तक तो मैं एक टिपिकल हाउसवाइफ ही थी। उससे पहले मैंने कुछ नहीं किया था। बट ठीक है, सबका सपोर्ट था, अंदर कुछ था कि नहीं कुछ करना है।
फिर धीरे धीरे बहुत छोटे लेवल से मैं लेके आती थी सामान, उसको सेल आउट करती थी। सपोर्ट, सबको पसंद आता था कलेक्शन। फिर एक छोटे स्केल का बुटीक डाला। मतलब मेरे हस्बैंड का ऐसा था कहना कि करना है तो कुछ प्रॉपर करो वरना मत करो, तो फिर उन्होंने ये सेटअप बना के दिया मुझे। एंड देन फिर उसके बाद चलता गया अपने आप, सपोर्ट से सारा काम होता चला गया। तो आपको इसमें काफ़ी रिस्क भी आई होंगी? बिल्कुल, रिस्क ऐसा है कि मेरे हस्बैंड इसमें एक मतलब कुछ भी नहीं देखते हैं। उनका खुद का बिज़नेस है तो वो उस पर फोकस रहता है। तो सामान लाना, कलेक्शन करवाना, कारीगरों के साथ बैठना, मीटिंग करना, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि मेरे 2 छोटे बच्चे भी हैं, तो उनके साथ सब चीज़ों को मैनेज करना, फैमिली, थोड़ा सा मुश्किल है। बट तो मैम आप यहाँ पे सिर्फ एक्सक्लूसिव कलेक्शन ही रखते हैं कि नॉर्मल? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सिर्फ एक्सक्लूसिव ही है, बट हाँ थोड़ा सा रेंज ऐसा है कि हर कोई नहीं कर सकता है। बट अब धीरे धीरे जैसे जैसे मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ तो अब हर तरह का कलेक्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और इस बुटीक में आप किस एज ग्रुप से किस एज ग्रुप तक के क्लोथ्स या एक्सक्लूसिव जो भी चीज़ें हैं वो रखते हैं? टीनेजर्स टू एल्डर, आप किसी भी एज ग्रुप के, आप कोई भी स्टाइल, कोई भी डिज़ाइनिंग लो, कस्टमाइजेशंस भी होते हैं, तो किसी भी तरीके से कोई भी यहाँ से खाली हाथ तो नहीं जाएगा। और अगर कोई लेडीज़ आपसे मुझे ऐसा डिज़ाइन चाहिए, मुझे ये वर्क चाहिए, तो आप बनवा के प्रॉपर आप अवेलेबल करवा सकते हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली मैं अवेलेबल करा सकती हूँ। डिपेंड्स कि आप क्या रिक्वायर्ड कर रहे हो। थोड़ा सा कुछ सेलेक्टिव होता है क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे हमें सब कुछ अवेलेबल नहीं होता है। आप यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहोगे इसके थ्रू? कि अगर आप काम से प्यार करते हो अपने, तो अपने परिवार से प्यार करना मत भूलो। चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, बट चीज़ों को मैनेज बहुत अच्छे से करना है। आप नेक्स्ट महिलाओं के लिए क्या सोचती हैं? अभी रिसेंटली जिस तरह से आपको पता है कोविड का सिचुएशन है, तो ऐसी बहुत सारी लेडीज़ मेरे पास आती हैं जिनको कुछ वर्क की ज़रूरत होती है, उनको कुछ सपोर्ट की ज़रूरत होती है। मैं और मेरी कुछ फ्रेंड्स मिलकर एक संस्था भी चलाते हैं, एक कदम के नाम से, जिसमें हम सारे लोगों को सपोर्ट करते हैं। कुछ बच्चों को जिनको एजुकेशन की ज़रूरत है या जो भी जिनका जैसा रिक्वायरमेंट है। एंड मेरा एक ज़रूर ये ड्रीम है कि मुझे ऐसी महिलाओं के लिए जो खुद कुछ करना चाहती हैं या जिनके कुछ प्रॉब्लम है, मुझे उनके लिए कुछ प्लेटफॉर्म देना है। मैंने सोच रखा है, जो अभी मेरा प्लानिंग है वो मैं एक स्टिचिंग सेंटर काइंड ऑफ सोच रही हूँ, जिससे महिलाओं को थोड़ा सा आत्मबल मिलेगा, उनको कुछ अर्निंग का प्रोसेस मिलेगा। और क्योंकि मेरा गाइडलाइन के थ्रू वो बहुत अच्छा कर सकती हैं, तो उनको सिखा के उनको कुछ उस तरीके से मार्केट में प्रेजेंट करना ताकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सके। आपका जो बुटीक है वो मार्केट से काफ़ी दूर है, उसकी गुडविल बनाने के लिए आपको क्या मेहनत लगी? हार्ड वर्क तो बहुत लगता है, क्योंकि जैसा आपको पता ही है कि ये प्रॉपर मार्केट में सिचुएटेड नहीं है, थोड़ा आउटसाइडर है। बट लोगों की चॉइस को समझ के, वुमेंस की रिक्वायरमेंट को समझ के, क्योंकि ऐसा कलेक्शन कांकरोली में था भी नहीं जब मैंने बुटीक स्टार्ट किया था, तो लोगों का डिमांड था बट वो रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं हो पाता था। तो उस चीज़ों को समझते हुए मैंने ये स्टार्ट किया। तो जिनको कुछ अलग चाहिए, जिनकी चॉइस कुछ अलग है, तो वो यहाँ तक आते हैं। मेरे कस्टमर्स हर जगह के हैं, उनको भी कलेक्शन बहुत पसंद है, तो मैनेज हो जाता है, यहाँ पे रहने का फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप जैसी बहुत सी महिलाएं हैं जो सच में अपना इनिशिएटिव लेके और अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहती है, उनको क्या बताना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि आप ड्रीम देखिए, बहुत स्लोली वर्क स्टार्ट करिए, क्योंकि बहुत रिस्क फैक्टर होता है बिज़नेस करना। इट्स नॉट इजी एट ऑल। आप छोटे स्टेप्स लेंगे और धीरे धीरे करके वो कब आपकी मेहनत और लगन से बड़ा बन जाता है आप नहीं समझ पाओगे। गलतियों से सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप गलतियां छोटी करोगे तो आप जल्दी उससे निकल पाओगे। एक बार में आप कुछ बड़ा सोचोगे तो वो चीज़ें थोड़ा डिस्टर्ब करती हैं। आपने जब स्टार्ट किया जीके क्रिएशन नाम से, तो आपका परिवार का आपको क्या सपोर्ट मिला? परिवार का फुल सपोर्ट रहा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हर के साथ होता है, तो मेरे साथ भी था।
5-6 ईयर्स मैं घर पे ही थी, प्रॉपरली घर को संभालना करना। फिर धीरे धीरे जब इनको लगा कि मैं थोड़ा सा फ्री हो गई हूँ तो हस्बैंड को बोला कि मुझे काम करने की परमिशन दे दीजिए। तो स्टार्टिंग में उनका ऐसा था कि क्या रिक्वायर्ड है, तुम्हें क्यों करना है, तुम बैठो, तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं ला देता हूँ। मैंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट मेरा एक ड्रीम है, तो आप प्लीज़ उसको देखिए। तो थोड़े दिन कन्वर्सेशन चलता रहा, नहीं हाँ नहीं, फिर एट लास्ट उन्होंने हाँ बोली और फिर उन्होंने ही ये सेटअप करके दिया। आपका नाम क्या है? नवदी, हितांशी। ओके, तो आपके मम्मा बिजनेस वीमेन है, तो आप अपनी मम्मा को कैसे सपोर्ट करते हैं? कभी कभार मम्मी की हेल्प करते हैं बुटीक में, या फिर घर में मम्मी को कभी बुटीक में जल्दी आना पड़ता है तो हम हमारा काम खुद कर लेते हैं। यस। और स्टडीज़ भी खुद कर लेते हैं, हेल्प करते हैं। मम्मा हमें फुल टाइम देते हैं, मतलब जब मम्मी इधर आते तब हम वहाँ हमारा वर्क कर लेते, स्टडी या फिर क्लासेस, और मम्मी हम घर पे आते हैं तो हम लोग मज़े करते हैं। और आप लोग क्या बनना चाहते हो? मैं फैशन डिज़ाइनर ही बनना चाहती हूँ। मैं भी फैशन डिज़ाइनर ही बनना चाहती हूँ। और आप क्यों बनना चाहते हो? मुझे स्टिचिंग पसंद है, और मम्मी के यहाँ पे भी बहुत सारी मैं मम्मी की हेल्प करती हूँ। जैसे मम्मी बोलती है ये साड़ी अच्छी लग रही है या फिर ये, तो मैं मम्मी की हेल्प करती हूँ। और मैंने बहुत बार मतलब नॉर्मली भी घर पे मैं साड़ी से या फिर दुपट्टे से ही ड्रेस डिज़ाइन भी करती हूँ। और हमारा समाज सोचता है कि बेटा रिक्वायर्ड होता है हर चीज़ के लिए, तो क्या आपको कभी लगा नहीं कि बेटा इम्पॉर्टेंट होता है? देखिए, मैं समाज में ये नहीं कहूँगी कि बेटा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, डेफिनेटली बेटा इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ बेटा किस लिए चाहिए? बेटा इसलिए चाहिए कि एक परिवार में बहू आ सके। तो बेसिकली चाहिए हमें वापस लड़की ही चाहिए समाज में अपनी फैमिली को। सास क्या चाहती है? बेटा इसलिए सिर्फ चाहती है कि उसकी बीवी आएगी, वो मेरी सेवा करेगा। बेटा तो कभी कोई सेवा नहीं करता है, वो अर्निंग में बिजी रहते हैं। तो ठीक है, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि नहीं करते, बट हाँ जो एक सोसाइटी का वो चलता है तो हमें, क्योंकि एट लास्ट इन लॉज को ये रहता है कि बहू आएगी, वो हमें संभालेगी, हमें वो देखेगी, तो हमें क्यों चाहिए? एट लास्ट हमें एक बेटी ही चाहिए घर में। तो चाहिए जब बेटियाँ ही, तो ये बेटों की रिक्वायरमेंट अपनी जगह है, बट फुलफ़िल हो जाती है लड़कियों से। तो सोसाइटी का प्रेशर तो होता ही है एक बेटे के लिए। मैं बोल रही हूँ कि इसमें मैं फिर लकी हूँ। मैं खुद कभी ऐसा लगता था मुझे कि नहीं एक बेटा होने चाहिए, मम्मी जी को कैसा लगेगा, बट मेरी मदर इन लॉ ऐसी है, वो बोलती है तू लकी है तेरे बेटा नहीं है, तू मस्त रह दोनों के साथ, तेरे तो बेटियाँ आके सेवा करेंगी। इस तरीके से मेरे मदर इन लॉ की तरह लोगों को भी सोच बदलने की ज़रूरत है। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया तो मैं इस सोच से निकल पाई, वरना प्रेशर तो हर लड़की अपने ऊपर ये ले लेती है कि यार लड़का नहीं हुआ तो सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, इन लॉज पे फ़र्क पड़ेगा। मैं सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज मेरी तरफ से ये है, जो मैंने फ़ील किया है, कभी भी वर्किंग करना इजी नहीं होता है, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, आपको चीज़ें बैलेंस करनी पड़ती हैं। एजुकेशन जो मैं आजकल यंग जनरेशन में देख रही हूँ, एक बहुत बड़ा चेंजेस है कि लड़कियाँ एजुकेटेड हो जाती हैं, उनको बहुत सारा घर का चीज़ें मैनेज करना नहीं आता है। आप चीज़ें मैनेज करना सीखो। तो फैमिली एंड बिजनेस या वर्किंग, आप जो भी कर रहे हो उसके बीच में सामंजस्य जब नहीं बैठाते हैं, तो आप भी देख रहे हो कि सोसाइटी में किस तरीके से डिवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं। छोड़ना तोड़ना कोई भी चीज़ बहुत आसान है, उसको निभाना संभालना बहुत मुश्किल है। तो कोशिश ये करिए कि आप चीज़ों को संभालना सीखें। कहीं पे भी रहेंगे कॉम्प्लिकेशंस होगा, आप उससे नहीं बच सकते हैं, कोई लाइफ इजी नहीं होती है, सब कुछ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन होता है। तो जो है उसके साथ खुश रहिए, अपने आप को संभालिए और चीज़ों को मैनेज करिए और अपने आप को खुश रखिए। थैंक यू शिप्रा जी कि हमने इनकी स्टोरी जानी है, इनका स्ट्रगल देखा है। सबसे बड़ी बात इन्होंने मैनेजमेंट बताया। मैनेजमेंट की डिग्रीज तो वैसे बहुत बड़ी होती है, लेकिन एक हाउस को मैनेज करना शायद सबसे बड़ी डिग्री होती है जो कि इनके पास है। और हमको ये सोसाइटी को संदेश दिया है इन्होंने कि आप घर और एक वर्किंग वुमेन दोनों कैसे बैलेंस कर सकते हो और कैसे मैनेज कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कुछ इसी तरह से कुछ इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए जयवर्धन को ज़रूर देखिएगा।
जयवर्धन से जुड़ते रहिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।